आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। हमारे इस खास प्रोग्राम में बात होगी स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के ऊपर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं JNU के प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ कुंडू। आप रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं और आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट, टैक्स गुरु और क्या क्या ना कहें आपके लिए, डॉक्टर शरद कोहली जो कि खुद इकोनॉमिस्ट भी हैं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, और मुझे खुशी है कि आप जैसे दो माहिरीन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का जो हमारे सामने एक चीज़ आई है जो कि आम भारतीय जनमानस के लिए बेहद मुफीद है, तो उसी पर हम शुरुआत करते हैं। और मैं शरद कोहली साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब, अक्सर लगभग 7 मीटिंग्स हुई। मीटिंग्स का मतलब है इंटरेक्शन, जिसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा 3 रिजर्व बैंक से हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री जी भी बता चुके 20 लाख करोड़ रुपयों का इकोनॉमिक पैकेज दिया हमने, और हर सेक्टर को कवर किया, किसान से लेकर के कंपनीज, कॉरपोरेट अफेयर्स, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, यू नेम ए सेक्टर एंड इट हैज़ बीन इंक्लूडेड। लेकिन फिर भी कुछ लोग इनसफिशिएंट मानते हैं इसको। देखिए, कटाक्ष करने वाले तो कटाक्ष करते ही करते हैं, और मुझे बहुत पुरानी एक गज़ल है, उसकी 2 लाइनों में आपकी बात सिमट के आ जाती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। आप देखिए, हमारा देश जो है, जो देश की सीमित रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मुझे लगता है उसके अंदर रहते हुए बहुत अच्छा सरकार ने बहुत मेहनत करके और बहुत हर चीज़ को तवज्जो देके वो पैकेज निकाला है। और अब उसमें आप उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करते हैं उसमें फ़र्क है, क्योंकि ज़रूरत क्या थी इस टाइम इकोनॉमी को, लिक्विडिटी की ज़रूरत थी। पैसा जम गया था इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण पैसा ऐसा लग रहा था जम गया था, लोग पैसा जेब से निकाल नहीं रहे थे। किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा चलते रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, और पैसा जम गया था, या तो जम गया था या लोगों का नुकसान तो हुआ ही है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में खुद ही स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया इस बात को कि पैसा जो है वो आपका नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान होगा इस लॉकडाउन से, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो मुझे लग रहा है कुछ नुकसान हो गया था, कुछ जो है पैसा जम गया था। मुझे लग रहा है इन दोनों समस्याओं को हिट करने के लिए ये पैकेज लाया गया, और इसीलिए इस पैकेज का ज्यादातर हिस्सा जो है, जो आपने 7 वित्त मंत्री साहिबा आई, 3 बार रिजर्व बैंक आए, प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, उन सबको अगर हम देखें तो उस सबका लक्ष्य यही था कि लिक्विडिटी को किसी तरह इकोनॉमी में लाया जाए, पैसा प्रचलन में, पैसा चलना फिरना शुरू हो जाए, क्योंकि वो एक जगह बैठ गया था। तो मुझे लग रहा है उसको देखते हुए जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसको, या जो लोग उसको कहते हैं कि ये काफी नहीं है, इसमें कमी रह गई, तो मैंने तो जो आपको गजल की 2 लाइनें सुनाई, एक बड़ी पुरानी इकोनॉमिस्ट के बारे में बोला जाता है, 2 इकोनॉमिस्ट यहां भी बैठे, आप खुद भी मुझे पता लगा कि इकोनॉमिस्ट हैं अपने दर्जे के। तो एक कीन्स करके उन्होंने कहा था कि जहां 6 इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं वहां 7 ओपिनियन निकल के आती हैं। तो इसलिए इसका तो कोई एंड ही नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप आवाम को क्या राहत पहुंचा रहे हैं? क्या इस पैकेज के माध्यम से जो समस्या, ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्या उस प्रॉब्लम का समाधान, उसका हल निकल के आ रहा है? इसका जवाब है हाँ। और जैसा कि आपने कहा, सभी वर्गों को, सभी को इफेक्ट किया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक, किसान हो, कंपनीज हो, रेडी पटरी वाले हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और आप अगर किसानों में भी जाएं तो एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, और तो और सोचिए मधुमक्खी पालन करने वाले हो। मतलब इतनी डिटेल में जाके जब सोचा जाए तो मुझे लग रहा है वो बुरा नहीं हो सकता है। बेहद मेहनत से बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पैकेज है ये एड्रेस कर रहा है मोटा मोटे अंदाज में? अगर मैक्रो लेवल पे हम जाएं, माइक्रो में भी जाएंगे, हम इसके एनालिसिस भी करेंगे। मैं समझता हूं कि IMF ने प्रोजेक्शन दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था में विकास का दर इस साल 1.7% होगा।
ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ओवर एस्टिमेटेड हो, लेकिन ये कहना जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 5% सिकुड़ने वाली है, या हमारे जो रेडिकल इकोनॉमिस्ट वो कह रहे हैं नहीं 5% नहीं 9% सिकुड़ने वाली है। हाँ, मुझे लगता है ये कुछ ने तो नेगेटिव भी दे दिया। ये 9% नेगेटिव, अब नेगेटिव हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, काफी नेगेटिव, मतलब 10% हमारी जीडीपी नहीं घट सकती इस साल। मैं समझता हूँ जो आर्थिक दृढ़ता को बनाए रखने के लिए जो पिछले 2-2.5 महीने से बिल्कुल ये रुक चुके थे, जैसे कोहली साहब भी कह रहे हैं, उसको लेने के लिए एक बहुत बड़ी पैकेज की आवश्यकता थी। मैं जानता हूं कि दूसरे कुछ कंट्रीज़ हैं, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, अमेरिका भी है, जहां पर 15-20% ऑफ द जीडीपी उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया इस दौरान में। लेकिन हमारे जो 10% जीडीपी का जो इस पैकेज के साथ में जुड़ा हुआ है, ये लगता है मुझे काफ़ी है। और अगर किसी क्षेत्र में काफ़ी ना हो, मुझे लगता है इसमें गुंजाइश है कि उसमें रिवाइज किया जा सकता है। ये कहना कि ये तो सिर्फ 3 या 4% ही बनता है क्योंकि बाकी सारे एलोकेशन तो किए जा चुके थे, मुझे लगता है ये सही नहीं है, ये कैलकुलेशन भी गलत है। और दूसरी बात, एक प्रायोरिटीज दिखाई गई है कि हमारे ये सेक्टर्स में हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर है इकोनॉमी को उभारने के लिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा दिया गया है। आखिरी मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एलोकेशन की ही बात नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, वो बहुत बुरी तरह हिट हुई है। उसके लिए हमें सप्लाई साइड में तो मैसिव अमाउंट दिया गया है। मुझे लगता है 40 से 45% ये जो 20 लाख करोड़ की अमाउंट है वो तो लिक्विडिटी के लिए है, लेकिन डिमांड के लिए भी ये है कि जो ग्लोबल टेंडर जो है वो नहीं अलाउ किए जाएंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा फैसला है। उसका जो पैसा जो है वो आपको अंदर से ही खरीदना पड़ेगा, ये सर्टन अमाउंट से अगर ज़्यादा हो। मुझे लगता है इससे जो है स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और माइक्रो इंडस्ट्रीज को मदद मिलेगी। उसका जो कट ऑफ पॉइंट है वो भी बढ़ाया गया है, 10 करोड़ से 20 करोड़ किया गया है स्मॉल्स के लिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ किया गया है कैपिटल के लिए फॉर द मीडियम इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है ये इससे निश्चित रूप से स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री जिसमें एक बहुत बुरी तरह चोट हुआ था, उसको निश्चित रूप से मदद मिलेगी और आत्मनिर्भरता की तरफ हम एक नई सोच पैदा कर सकेंगे। अगर देखा जाए तो 3 महीने की जो तनख्वाह है, ये कहा गया कि आप दीजिए, सरकार भी दे रही है, आप भी दीजिए, उनको किरायों में रियायत दीजिए, तमाम तरह की कोशिशें की ताकि एक ग्रास रूट लेवल पर आम आदमी तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तो बाद में होगा, पहले से मंशा जता दी। तो मैं कोहली साहब से पूछना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, क्या ये इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो था वो सबसे पहले आने वाला, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ था उसके तुरंत बाद वित्त मंत्री साहिबा और उनके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं दोनों आए और उन्होंने पहले तो ये काम किया, क्योंकि बार बार ये बात आ रही थी कि इस देश का खजाना जो फूड ग्रेन्स का है करीब करीब 7.25 करोड़ टन का है। तो जिस देश में इतना सरप्लस है, इतना खाना है, तो वहाँ कम से कम भूखमरी जिसको कहते हैं, भूखे लोग ना मरे। तो उन्होंने फौरन आके 5-5 किलो, आपने देखा होगा, चावल या वीट और साथ में 1 किलो दाल भी हर परिवार को वो दिया गया। और उसके साथ साथ जो बहुत बड़ा काम उसमें किया गया, जो बार बार लोग, मुझे लग रहा है लोगों की कहा जाता है कि मेमोरी बहुत छोटी होती है, जो लोग कह रहे थे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया गया, पैसा सीधा पहुंचाना जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है वो लोग, क्योंकि गैप बहुत था पहले वाले पैकेज में और बाद वाले पैकेज में, तो मुझे लग रहा है कुछ मेमोरी से उतर गया, क्योंकि 500-500 रुपए हर ख्वातीन के अकाउंट में डाले गए। और वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप जब ख्वातीन के अकाउंट में डालते हैं तो आप पूरे के पूरे फैमिली के अकाउंट में डाल देते हैं। जब आप मेल के, क्षमा कीजिएगा हम लोग सब यहाँ मेल्स बैठे हैं, पर माफी चाहूंगा, जब मेल्स के अकाउंट में डालते हैं तो जरूरी नहीं कि वो फैमिली तक पहुंच जाए, शायद ना भी पहुंचे, पर अगर खवातीन के अकाउंट में जाता है तो वो जरूर ही पूरी फैमिली। तो मुझे लग रहा है 500-500 रुपए 20 करोड़ महिलाओं को, फीमेल्स के अकाउंट में जाना बहुत बड़ा एक कदम था। और उसी के साथ आपको याद होगा 1 लाख जो गरीब कल्याण पैकेज था, उसी के साथ कंपनीज में भी ये किया गया कि प्रोविडेंट फंड अब सरकार देगी 3 महीने तक, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी, दोनों का प्रोविडेंट फंड। मुझे लग रहा है ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आपका प्रोविडेंट फंड और आपके कंपनी का प्रोविडेंट फंड सरकार अपनी जेब से दे रही है। तो गरीब कल्याण योजना को लॉन्च करने का मकसद यही था कि सबसे पहले
क्योंकि हम लोग एक पिरामिड बनाते हैं जब पूरे आवाम का, तो पिरामिड बन के आता है, तो उसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जिसको कहते हैं, जो सबसे ज्यादा गरीब है, जिसके पास सबसे ज्यादा कुछ नहीं है, पहले उसको दिया जाए और नीचे से ऊपर चला जाए। तो मुझे लग रहा है जो ऊपर बैठे थे उनको कहीं लगने लगा अभी हम तक कब पहुंचेगा, तो उनकी थोड़ी बेचैनी बढ़ती गई और कुछ नहीं हुआ। पर आखिर तक आते आते हमने देखा कि बड़ी कंपनियों को भी किसी ना किसी रूप में राहत दी गई। और मैं शर्मा जी एक बात जरूर मानता हूं कि जितनी बड़ी चादर होती है उतना ही पैर पसारना चाहिए। हम अगर कहें कि हम अमेरिका का मुकाबला कर लेंगे, अमेरिका ने जितना पैकेज दिया है अभी तक, हमारी पूरी जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स की है, अमेरिका का पैकेज ही जो पहली लॉट आया है वो 3 ट्रिलियन डॉलर का है। हम भला उनका मुकाबला, तो मुझे लग रहा है दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगाई जा सकती, एक पुरानी कहावत है। तो हम उनकी पॉलिसीज को हमने रेप्लिकेट किया। और मैं एक बहुत जरूरी एक और बात बताना चाहूंगा कि बाकी कंट्रीज का आपने जिक्र किया उसका, जैसे मान लीजिए जापान ने 20% का पैकेज दिया है, यूके ने 15% का दिया है। उनके भी अगर आप पैकेज की गहराई में जाएंगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा कि उसका जो असल में फिस्कल लोड जो कहते हैं वो कम है, ज्यादातर लिक्विडिटी पे ही ध्यान दिया गया है। इसी करीब यही तरीका, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मैंने कहा ना माली हालत हमारी और उनकी अलग अलग है, हमारे पास जितना खजाना उनके पास है हमारे पास नहीं है, पर मुझे लग रहा है बहुत अच्छा सरकार ने बहुत बैलेंस पैकेज दिया है। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला सवाल आता है, वो ये है कि मनरेगा जैसी जो योजना है वो अपने आप में सक्सेसफुल हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये पहले से चला आ रहा है। अब इसमें और एलोकेशन दिए तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है डॉक्टर कुंडू? शर्मा जी, एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारी अर्थव्यवस्था में विकास का दर जो है पिछले 2-3 सालों से, पिछले साल को छोड़ दीजिए, उसके पहले साल हमारा हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, चाइना के भी आगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हंगर इंडेक्स में हमारा रैंकिंग काफ़ी रिस्की है, हमारा पॉवर्टी लेवल भी हाई है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में किया है कि इस देश का कोई इंसान भूखा नहीं मरेगा। 5 किलो अगर राइस और व्हीट दिया जा रहा है, मुझे लगता है 1 महीने के लिए, अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हर आदमी तो एडल्ट नहीं है, वो काफ़ी है। अगर थोड़ा ज़्यादा भी है तो वो शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में। इस देश में, सिर्फ इस देश की नहीं, हमारे भारतवर्ष की फूड स्टॉक इतना है कि सारे साउथ एशिया में कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा। जितना डेफिसिट दूसरे कंट्री का है वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा कदम है। दूसरी बात जो बताया कि जनधन अकाउंट, महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये दिए गए। उज्ज्वला योजना में उन्होंने कहा गया कि आपको 3 महीने तक आपको जो गैस जो है वो फ्री दी जाएगी। लेकिन ओल्ड एज पेंशन उसको भी दिया गया, विडोज पेंशन दिया, फिजिकली हैंडीकैप लोगों को पेंशन दिया गया, बिल्कुल टारगेट किया गया सबसे वल्नरेबल सेक्शंस पर। लेकिन मेरी एक ही सवाल है, आपने चूंकि पूछा ये मनरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में 100 दिन की बात है, अगर 100 दिन भी हो जाए और 20 रुपये बढ़ाया गया है, 182 से 202 किया गया है, उससे 2000 रुपये बनते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता था और 100 दिन की जगह अगर आप 125 दिन या 150 दिन करें, क्योंकि इस वक्त जो है रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है, मुझे लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पीएम किसान योजना है जिसमें 6000 रुपये दिए जा रहे हैं, उसके एडवांसेस भी दिए गए, ये बहुत काबिल तारीफ है, तुरंत सरकार ने एक्ट किया। मुझे लगता है उसमें अगर 6000 की जगह कम से कम 8000 कर दे, देखिए सारी चाहत तो रहती है, मैं जानता हूँ बजट को बैलेंस करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिमांड साइड जो है उसको हमें सपोर्ट करना है। सप्लाई साइड में हमने जैसे बताया कि 20 लाख करोड़ का आधा ऑलमोस्ट लिक्विडिटी को बढ़ाने में जा रहा है। डिमांड साइड में मुझे लगता है कि थोड़ी सी और कोशिश करनी पड़ेगी। मनरेगा को और पीएम किसान में अगर थोड़ी अमाउंट को बढ़ाया जाए, मुझे लगता है कि रूरल इकोनॉमी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। जी, कोहली साहब, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं पेशे से, इकोनॉमिस्ट के साथ साथ, तो आपका जरूर बिजनेस वर्ल्ड से भी नाता पड़ता है। तो मनरेगा वाली जो आपका एक इकोनॉमिस्ट प्योर वर्जन था, आपको क्या लगता है अगर हम इसको कमर्शियल एंगल से देखें मनरेगा को ही, कि सरकार की मंशा और क्या क्लियर इसमें थी? देखिए, 60,000 करोड़ का मनरेगा का एलोकेशन था, उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ के करीब कर दिया गया, 40,000 करोड़ उसमें और दिया गया। और इसके पीछे मंशा थी कि लाखों के हिसाब से जो यहाँ से माइग्रेंट लेबर शहरों से छोड़कर अपने गांव में वापस गए, वो शहरों में कुछ ना कुछ नौकरी करते थे, उनकी नौकरी, उनको लगा कि वो नौकरी नहीं बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे छोटे उद्योग और बहुत सारे छोटे छोटे काम जो करते थे, कोई कारपेंटर था, कोई मिस्त्री था, कोई कॉबलर था, कुछ भी वो काम करता था। तो वो जब वापस गए
तो वापस गए तो उनको वहां पर, उनका तो जो परिवार वहां पहले से था, वो तो पहले जो खेती बाड़ी उनकी थी उसमें लगा हुआ था, तभी तो वो शहर आए थे, इसीलिए तो आए थे भाई पैसा कमाएंगे, कमा के वापस कुछ भेजा करेंगे, कुछ अपना गुजारा करेंगे। अब वो वापस क्या कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है उस पर लोड ना पड़े और वो लोग खाली ना बैठे, इसलिए मनरेगा का एलोकेशन किया गया। और 100 दिन जो कुंडू साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, 100 दिन में करीब 20,200 रुपए साल के बनते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से, इसको मैं मानता हूं एक गिफ्ट में काम दिया गया है आपको कि ये काम आप करिए, कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। मैं फिर दोबारा ये बात दोहराऊंगा, देखिए जो आज डीडी उर्दू के जो दर्शक हैं जो हमको देख रहे हैं, उनको हम एक बात जरूर बता दें, खासकर जिनकी उम्मीदें ज्यादा थी कि कुछ आएगा। मैंने कहा ना कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो हमें देखें तो हम अगर सरल भाषा में समझाएं तो जीडीपी टू डेट रेशियो, मतलब जो देश उधार लेता है, जब आपको पैसा चाहिए, हमें चाहिए तो हम कमा के लाते हैं, अब देश को पैसा चाहिए तो कहां से आएगा। मुझे किसी ने सवाल किया शर्मा जी कि देश को क्या कमी है, वो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं था, कि भाई आपके पास प्रेस लगी हुई है, आप छाप लीजिए ना जितने पैसे छापने, प्रेस तो आपकी अपनी है, साइन मरवाइए और आरबीआई गवर्नर के छाप लीजिए। तो देखिए उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर होता है। दूसरा, जो रुपए की वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, वो एकदम से उसमें बदलाव आ जाएगा, वो एकदम से गिर जाएगी। तो ये दो, हम इतना अंधाधुंध हम पैसा नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है जितनी हैसियत थी, अब मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, जितनी सरकार की हैसियत थी और अभी जो फिस्कल पोजीशन थी उसके हिसाब से जो दिया है, मुझे लग रहा है उसमें हमको खुश रहना चाहिए। और देश के और आत्मनिर्भरता का जो संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य था। वो रहस्य ये था कि आप पूरी तरह से सरकार की तरफ हर वक्त मत देखते रहिए कि भाई माई बाप हैं वो दे देंगे, उन्हीं बस हाथ फैला के खड़े रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कुछ खुद भी अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और 132 करोड़ बहुत बड़ा आवाम है शर्मा जी, उसको कोई भी सरकार, मुझे लग रहा है अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है, यहां पर 133 करोड़ है, मुझे लगा रहा था अमेरिका भी आ जाए यहां पर, वो उसको भी इतना बड़ा पैकेज देने में दिक्कत आएगी। शर्मा जी एक चीज मैं बताऊं, अगर 20 रुपए प्रतिदिन अगर आप मनरेगा के वेजेस में बढ़ा रहे हैं तो साल का 2,000 रुपए हुए प्रति हाउस होल्ड। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी वृद्धि की जा सकती है। और दूसरी बात जो शरद जी ने बताया कि जो माइग्रेंट्स वापस गए हैं, चूंकि मैं इस पर काम करता हूँ माइग्रेशन पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 10 मिलियन लोग वापस गए हैं। उनके लिए लेबर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है और ग्रामीण उद्योग पिकअप करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सरकार के वो भी पिकअप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मनरेगा एक हमारे पास हैंडी है और सरकार उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रही है। उसमें अगर नंबर ऑफ डेज को थोड़ा बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है शायद जो वापस लौटे हैं उनको जॉब मिलने में सहूलियत होगी। अभी बात हो रही थी हेल्थ की, बात पे आ जाए, क्योंकि हेल्थ रिच और पुअर सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ को अगर हम देखें तो सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज में उसका भी ख्याल किया है। इसको नेशनल हेल्थ डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्होंने किया है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड किया है। इन्फेक्शियस हॉस्पिटल ब्लॉक्स को बनाने के लिए आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे हेल्थ सेक्टर में कभी भी कोई पेंडेमिक कोविड के अलावा बाकी चीज़ों के हिसाब से आएगी? जी हाँ, देखिए जब हम इस पैंडेमिक के लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं थी, ये तो आप मानते हैं कि कोई भी तैयार नहीं था। चाइना से, जब चाइना में हुआ था तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये इतनी तेजी से पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो कोई भी, ज्यादातर देश जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उन लोगों की भी जो तैयारी थी वो बहुत बहुत कम रह गई। और वहां पर आपने तस्वीरें देखी होंगी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, पेशेंट्स बाहर लेटे हुए थे, टेस्टिंग के लिए किट्स नहीं थी, कहां चाइना से असली नकली किट मंगाई गई जल्दी जल्दी में। तो हर देश को यह लगा, और भारत उसमें एक्सेप्शन नहीं है, कि हमारे पास जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमको और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके मंशा को लेकर यह बनाया गया है कि आपको ब्लॉक लेवल पे, आपको हेल्थ का, डिजिटल हेल्थ पे ध्यान देते हुए, मुझे लग रहा है ये जो आरोग्य सेतु आया है, जो आपको मोबाइल पे एक ऐप है और आपकी ट्रैकिंग बताता है, मैं समझता हूं ये पहला कदम है डिजिटल हेल्थ को ध्यान रखने का, कि हम ऐसे जमाने को सोचे जहां आपके पास एक ऐप होगा,
उसमें आपकी सारी रिपोर्ट्स होंगी, आपने जितने टेस्ट कराए हैं वो पता होगा आपको, अगर शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब कुछ एक डिजिटल माध्यम से होगा। आप जाइए वहां पर, आप खाली अपने आप को मोबाइल से स्कैन करिए और आपका पूरा सिस्टम सामने। और अगर इस चीज को ब्लॉक पर ले जाया जाए, मतलब जमीनी तौर पे गांव गांव में जो ब्लॉक्स है वहां पर अगर बना दिया जाए, मुझे लग रहा है हम ऐसी किसी सिचुएशन को फेस करने के लिए इससे कहीं ज्यादा तैयार रहेंगे। इसी सवाल से मैं आगे इसी सवाल को बढ़ाता हूं, क्योंकि एक इकोनॉमिक का जो प्रॉब है वो बहुत ज़रूरी है हेल्थ सिस्टम को लेकर के, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं उसमें हेल्दी होना भी एक पैरामीटर है जो कि डेवलपमेंट को बताता है। हमारी सेहत, हमारा चेहरे की लाली कितनी है और कितनी नहीं है और क्यों नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार ने उस अंदाज में भी बहुत बढ़िया कदम बढ़ाया और ICMR जैसी संस्था को साथ में लिया, दूसरे वायरोलॉजिस्ट को साथ में लिया, अभी रिसर्च भी हो रही है और रीबूटिंग ऑफ द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड नॉलेज ग्रोइंग इकोनॉमी की भी बात हो रही है। तो हेल्थ सेक्टर में जो और क्या बेहतर हो सकता है, इस पर आप क्या कहना? देखिए शर्मा जी, मुझे इस बात पर बहुत ही खुशी है कि पब्लिक सेक्टर एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में बढ़ाई गई है और जो बढ़ाई जानी चाहिए थी। हमारे यहाँ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है जो सक्रिय है, उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है, लेकिन नेशनल अर्बन जो हेल्थ मिशन था उसमें ज़्यादा पैकेज नहीं था, उसमें कुछ कमी नजर आ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि शहरों में स्लम्स में पर्टिकुलरली जहाँ कंजेस्टेड कंडीशन में रहते हैं, सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ और भी हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी और मुझे लगता है इससे ये संकेत मिल रहा है। लेकिन पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें हेल्थ सेक्टर में इतनी तब्दीली आई है। मैंने 3 महीने पहले मैं बता रहा था कोहली जी को, मैंने कभी वो थर्मोमीटर नहीं देखा था जो दूर से लिया जा सकता है, अब तो मैं देखता हूँ हर जगह वो आरोग्य सेतु भी नहीं सोचा था। हाँ, सोचिए वेंटिलेटर, हमारे जिस शहर को मैं बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश का छोटा शहर है, वहाँ कोई भी वेंटिलेटर नहीं था आज से 6 साल पहले। अब देखिए ये तरक्की तो निश्चित रूप से हुई है, लेकिन एक जो चिंता मेरे दिमाग में अक्सर रहती थी कि अर्बन एरिया में गरीबों के लिए हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसको थोड़ा मॉडिफाई करके चला रहे हैं, तो ऐसा गरीब जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से अपना हेल्थ का इलाज नहीं कर सकता, उसमें सरकार को आना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये मैसेज आ रहा है कि हेल्थ में जो है सरकार का रोल इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्राइवेटाइजेशन अगर आता है अच्छी बात है अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लिए, लेकिन जहाँ तक लोअर मिडिल क्लास एंड पुअर का सवाल है, स्लम ड्वेलर्स का सवाल है, उसमें ये आरोग्य सेतु और सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए और हुआ है, मुझे इस बात पर खुशी है। हेल्थ से चलते हैं एजुकेशन पर, क्योंकि ये यंग लोगों का देश है और कोशिश ये की जा रही है कि 2025 तक एटलीस्ट जो लिटरेसी है वो ग्रेड 5 तक तो आ ही जाए, और इसमें इकोनॉमिक पैकेज में कुछ बेहतरी के इन्फ्यूजन्स किए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है जो शर्मा जी इसमें ध्यान दिया गया है कि हमने अभी लॉकडाउन के दौरान जिंदगी बहुत बदली, और उस बदलती चीज़ों में जो एक चीज़ बदली वो बदली एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि जब स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो गए, बच्चे घर बैठ गए, इम्तिहान थे, इम्तिहान हम जानते हैं मार्च और अप्रैल में इम्तिहान होते हैं, वो इम्तिहान रुक गए, तो मुझे लग रहा है कि कहते हैं कि मुसीबत जो है सॉल्यूशन की जननी होती है, वहीं से आपको हल निकल के आता है। तो जो हमने देखा कि जो इतने भी स्कूल्स थे, गांव के स्कूल्स भी जो थे, जहां पर आजकल गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी गांव तक है, वहां के भी स्कूल्स हमारे, मैं यहाँ एक बहुत गरीब परिवार से मिला जो यहाँ से मध्य प्रदेश चले गए थे शुरू में, उन्होंने बताया कि जी हमारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते थे, उन्होंने कहा जी बच्चे हालांकि मध्य प्रदेश चले गए हैं पर उनकी पढ़ाई पूरी चल रही है मोबाइल के जरिए, और डिजिटल इंडिया बनाने का जो एक मुहिम चली, जो मंशा थी, मुझे लग रहा है एक नई चीज। और इस बात पे बहुत सारे जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे राज्यों के, उन्होंने ये बात बताया, उनसे जब ये पूछा गया कि क्या अब ये नया नॉर्मल है, क्या अब एजुकेशन डिजिटल माध्यम से चलेगी, उन्होंने कहा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम सारा का सारा एजुकेशन इस पर शिफ्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आपका पारंपरिक तरीका है, जो पहले जो तरीका चलता था मास्टर और बच्चे का, टीचर और बच्चे का आमना सामना, वो तो जरूरी है, पर हमें अब एक नया टूल मिल गया है कि अब हम इसको उसके साथ जोड़कर, तो मुझे लग रहा है जो एजुकेशन सेक्टर में भी जो चेंजेस सुझाए गए हैं वो इसी तरफ एक कदम है, जिससे कि जो साक्षरता, जिसको हम लिटरेसी कहते हैं, लिटरेसी यहां पर ज्यादा से ज्यादा बढ़े
और जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, आपने जैसे जिक्र किया कि 5वें स्टैंडर्ड तक तो हो 2025 तक जी हाँ, विषय के काफी उनको पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम में एजुकेशन में लाया जाए। जितने भी प्रपोजल्स आए उन सब की यही है कि लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े और साक्षरता, जो साक्षरता मिशन सरकार ने चलाया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये जो डिजिटल माध्यम है ये बहुत बड़ा उसमें एक हथियार बन के आने वाला है जो आपको बहुत रफ्तार से उस लक्ष्य की तरफ पहुंचाएगा। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। फिर कभी किसी हफ्ते और मुलाकात होगी, तब तक के लिए